तो सुपर एग्जिट पोल की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एनडीए को एक मजबूत बढ़त बनती हुई दिख रही है। महागठबंधन दूसरे नंबर पर और अन्य के खाते में इक्का दुक्का 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहले और दूसरे चरण का चुनाव इस लिहाज से रहा कि वोटर टर्नआउट बड़ा जबरदस्त दिखा और कौन से मुद्दे वोटर के मन में घर कर पाए उसका एक रिफ्लेक्शन सुपर एग्जिट पोल में दिखता है। लेकिन नतीजे 14 तारीख को सामने आएंगे और ये अनुमानित सीटें हैं जो एनडीए, महागठबंधन और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पवन राव अंबेडकर हैं, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, हमारे साथ मौजूद हैं। अंबेडकर साहब, दूसरे चरण में आज सीमांचल भी मुख्य था। लगता है ऐसा कि महागठबंधन इनकार न करती तो अन्य के खाते में न जाके महागठबंधन में कम से कम 70 से 100 के बीच में तो आते। पूर्णिमा साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से जो है एग्जिट पोल और जिस तरह से जो है आज का वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, उसके आधार पर तो लग रहा है कि महागठबंधन जो है 3 अंकों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। पूर्णिमा साहब, मैं इस विषय को रख रहा था कि जिस तरह से महागठबंधन ने जो है दबाव बनाने का प्रयास किया और जिस तरह से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, उससे कोई एंटी इनकम्बेंसी जनरेट नहीं कर पाएंगे। हमने जो प्रयास किया है उस प्रयास में हम कुछ खोने वाले नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे प्रयासों से बिहार की जनता में एक ऊर्जा आई है, उनको एक नया ज्ञान मिला है और नए अधिकारों को प्राप्त करने का एक रोशनी मिली है। दूसरे को पाने का मौका आप हर बार दे जाते हैं। नहीं, देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा ना कि बिहार में जिस तरह की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में राहुल गांधी को अगर हम बीच में लाते हैं सेंटर पॉइंट में, तो एनडीए और इंडी अलायंस को अगर एक साथ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन देखें तो इंडी अलायंस पूरी तरह से बिखरा नजर आया। उसमें कोई संरक्षण करने वाला कोई मजबूत स्तंभ नहीं नजर आया। लालू प्रसाद यादव जी भी इंडी अलायंस को एक मजबूत स्तंभ के रूप में उसको सही ढंग से जो है सजा नहीं पाए। राहुल गांधी की ये रही है कि राहुल गांधी जैसे एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि शाम को खाना खा लिया तो चलते हैं टहलने, तो राहुल गांधी की वही रही है बात। बिहार में जब भी उनको लगा वो टहलने चले आए, बिहार के दौरान वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं घूमने। तो इस बात को समझना पड़ेगा, इंडी अलायंस पूरी तरह से गंभीर नहीं है और इसी जो गंभीरता को बिहार की जनता ने भांप लिया कि जो महागठबंधन है वो बिहार की जनता के दुख दर्द को दूर करने में पूरी तरह से जो है नाकाम रहेगा। इस बात को भी समझना चाहिए और इस बात को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से इंडी अलायंस बिखरा रहा, वीआईपी अपने आप में रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, और राहुल गांधी का इस इंडी अलायंस में खासतौर से बिहार में पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि तेजस्वी में वो तेज नहीं रहा, वो ज्ञान नहीं रहा कि जिस तरह से बिहार की जनता को एक छत्र में लाना चाहिए वो नहीं ला पाए। हमने अपनी बात को मजबूती से रखा, एमआईएम ने पूरे बिहार की उस जनता को मजबूती से उस बात तक पहुंचाने का प्रयास किया और जनता ने समझा और जनता हमें जो वोट देगी, जो भी मैंडेट हमारे फेवर में आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आज भी हमें कह रहे हैं कि महागठबंधन ने हमको अपने साथ ना ले करके एनडी अलायंस को एक बार फिर से मौका देने का काम किया है और इसका पूरा खामियाजा बिहार की जनता आने वाले समय में फिर से भुगतने के लिए तैयार रहेगी। इसके लिए तेजस्वी और इंडी अलायंस जिम्मेदार होंगे आने वाले समय के लिए। दोनों पाले में आके खड़े हो गए यहाँ पे, इधर भी उधर भी। चाह रहे हैं कि अगर ये साथ होते तो आज महागठबंधन की सरकार बन जाती। अच्छा सर, आप ये ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अरे कितने सीट जीत रहे हैं पिछले बार? 5 सीट ये ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? खाता खुल रहा है कि ना खुल रहा है, थोड़ा उसका ज्ञान दे दीजिए। महागठबंधन के कमियों का तो ज्ञान तो आपने बहुत ज्यादा दिया। आपको लगता है सर कि पब्लिक कुछ समझती नहीं है? पब्लिक सब समझती है सर। अब आप बी टीम छोड़ के विलय कर लीजिए एनडीए में। अब बी टीम से आगे बढ़ चुके हैं आप अपने प्रेम में। वो हो नहीं पाएगा। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? वो हो ही नहीं सकता। जमाना खत्म हो गया है। नहीं, तो नहीं, का जमाना खत्म हो चुका है। जो भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे इस बात को समझेंगे कि सीमांचल में जिस तरह से वोटिंग हुई है, अगर इंडी अलायंस हमको साथ में ले लेता तो निश्चित रूप से आज का परिदृश्य दूसरा नजर आता है। लेकिन संजय कृष्णा जी, इन्होंने तो कहा था ना कि भाई महागठबंधन में ले लो। उन्होंने तो बता दिया इनको कट्टरपंथी, तो इन्होंने अपनी पिक्चर तो क्लियर कर दी ना कि हम बी टीम नहीं है भाई, हमें अपने में ले लो। बिल्कुल, क्यों मना कर दिया? अगर आपको मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखना था, मुस्लिम शामिल क्यों किया जाएगा? 2020 में 6 सीटों पर चपत लगाई थी ना आरजेडी के, साथ में ले लेते तो कम से कम
में तो रहते हैं। बीजेपी के बी टीम को लेने का कोई सवाल ही नहीं था, और मैं अभी भी बता रहा हूँ। आप देख लीजिए किशनगंज में वोट प्रतिशत देखिए उन्होंने अपनी स्लेट क्लियर की, आप ये समझिए। कोई क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी स्लेट महागठबंधन का सबसे बेस्ट निर्णय है, कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक मिनट दीजिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि AIMIM ने अपनी स्लेट को क्लियर किया, ये कहते हुए कि महागठबंधन हमें ले ले, उनको कट्टरपंथी नजर आ गए। देखिए अब मैं बताता हूँ, ये सारी बातें अलग है। पिछली बार जब MIM ने वहां से 5 सीटें जीती थी, वो 4 जाके कांग्रेस RJD में मिले हो गया उनका। उसके बाद उनको भी पता है कि मुस्लिम वोट बैंक एकजुटता के साथ चलता है, और इस बार मुस्लिम वोट बैंक ये गलती नहीं करेगा। तो ओवैसी जी को ये पता था कि अगर मैं अलग जाऊंगा तो मेरा कोई आधार नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने अंतिम समय तक कोशिश करी कि मैं महागठबंधन में शामिल हो जाऊं। और महागठबंधन को ये पता था कि हम इनके साथ हो या ना हो, इस बार इनका प्रयास तो आने वाला है। लोकसभा चुनाव में ये प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छे से जानते थे, प्रयास कर रहे ये हैं, अच्छे से जानते थे कि RJD नहीं लेगी, RJD अपना वोट स्प्लिट नहीं करेगी। बिल्कुल ये अच्छे से जानते थे, ये स्ट्रैटेजी थी, फंसाने का काम था, अपनी बी टीम के तबके को हटाना था। ये जहां है वहीं रहना चाहते थे, ये ऐसे ही लड़ना चाहते थे, तो फंसाना चाहते थे कि मना करो, हम तो आपकी तरफ है। नहीं, आप पब्लिक को थोड़ी बेवकूफ बना सकते हैं सर, पब्लिक सब जानती है। नहीं आदित्य जी, अगर ऐसी स्थिति थी तो उन्हें ले लेना चाहिए था ना। हम तो उनको नकार करके हमने कहा कि फांसीवादी ताकतों को इस बिहार की धरती पर पनपने नहीं देंगे। इसी को लेकिन कहते जिस हैं तरह दिल से से दिल का रिश्ता क्या, हमारा तिरस्कार किया, अम्बेडकर साहब इसी को कहते हैं कि देखिए दिल से दिल का रिश्ता क्या होता है। सवाल आप पर उठे और पोद्दार साहब विचलित हैं जवाब देने के लिए। दे दीजिए पोद्दार साहब, बता दीजिए। राहुल गांधी जी के लिए, तेजस्वी जी के लिए, और मैं ओबीसी साहब, यही मुस्कुराहट आपके उस प्रेम प्रगाढ़ संबंध को मजबूत दिखाती है अम्बेडकर साहब। मैं दिखा रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि सवाल मत करिए। हमें अपनों ये मुस्कुराहट है उस महागठबंधन के लिए जिन्होंने हमारा तिरस्कार किया। इन सब की किस्ती बिहार में वहां डूबेगी जहां SIR के मुद्दे लेके आए, अधिकार रैली लेके आए। सब मुद्दे नहीं थे। बिहार में सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए था। मैं IIMM से कहना चाहता हूँ भैया, बात करते हैं पोद्दार साहब की मुद्दे नहीं थे। पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा आपको नहीं दिखता, शिक्षा का मुद्दा आपको नहीं दिखता, निवेश का मुद्दा आपको नहीं दिखता, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही, आपको मुद्दा नहीं दिखता। पोद्दार साहब एक बात और ऐड करूंगी मैं पूर्णिमा के साथ। पोद्दार साहब एक बात सुन लीजिए, आप ना अकेले बिहार में जीत सकते हैं और ना बिना AIMIM और प्रशांत किशोर ने जो नीतीश कुमार की मदद की, आप नहीं जीत सकते। हम डंके की वोट स्प्लिट आपको कराना ही था। हमने विकास किया है, हमसे पूछिए सवाल। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि जंगल राज भूल जाइए। पूर्णिमा जी, हम कैसे भूलेंगे जंगल राज? हम अपनी आजादी को नहीं मत भूलिए सर, उनका मत भूलिए, लेकिन अपने कार्यकाल में भी NCRB के आंकड़ों पर गौर फरमा लीजिए, मत भूलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इनके जंगल राज की बात कीजिए, लेकिन अपनी सरकार में NCRB के आंकड़ों को आप देख लीजिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, 10 सेकंड बस आपको ये याद दिलाना चाहूंगी, जून जुलाई का महीना था, सुन लीजिए ना पोद्दार साहब, 10 सेकंड है, टाइम खत्म हो रहा है। जून जुलाई का महीना था, आप ही के पुलिस अधिकारी ने कहा कि कोई बात नहीं, मौसम चल रहा है। जब तलवारें निकलती थी, अस्पताल में घुस के गोली मार दी जाती थी, तो आपके पुलिस अधिकारी ने कहा ये सीजन है क्राइम का। क्या बात कर रहे हैं? आदित्य जी, लालू जी पर एंगल है। पोद्दार साहब एक सेकंड, थोड़ा सा समय, मोकामा का घटनाक्रम कौन भूलेगा? बीच चुनाव में हम लोगों ने देखा मोकामा का घटनाक्रम। समय लिमिटेड है, प्लीज समझिए। ठीक है पोद्दार साहब, प्लीज रुकिएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात राकेश शुक्ला जी यहाँ से निकलकर सामने आई। एक तो पीके का जिक्र डेफिनेटली इस बार बिहार की राजनीति में करना होगा। दूसरी तरफ AIMIM की जो भी सक्रियता देखने को मिली है सीमांचल में, एक चैलेंज महागठबंधन के लिए वो बना। बीजेपी को तो वोट ही नहीं देता, JDU का परसेंटेज वोट का पिछले चुनाव में गिरा बीजेपी के साथ आने के बाद। लेकिन महागठबंधन में क्या वोट कटुआ वाला जो टैग है, आपको लगता है AIMIM उसको कंटिन्यू करते हुए नजर आएगी, उसका एक रिफ्लेक्शन नजर आएगा? पीके की मौजूदगी कैसे देखते हैं आप? मैं अपनी बात खत्म किया था सीमांचल की किशनगढ़, कटिहार और पूर्णिया सीट से। वहाँ इस बार जो 2020 के चुनाव से 10 से 12% ज़्यादा वोटिंग हुई है। मैं मान के चलता हूं कि AIMIM और जन स्वराज पार्टी की उपस्थित उस वोटा परसेंटेज बढ़ने का एक कारण हो सकता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ मैक्सिमम 68% मुस्लिम वोटर हैं
और 61% मुस्लिम वोटर को लामबंद कर पाना कांग्रेस और महागठबंधन में आरजेडी के लिए कठिन दिखाई दिया, क्योंकि 2020 के चुनाव में आरजेडी वहां सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था क्योंकि मुस्लिमों का वोट बटा था। इस बार भी जनसुराज और एआईएमआईएम का पूरा फोकस यही था मुस्लिम वोटर सीमांचल में। तो जो वोटर परसेंटेज बढ़ा है, हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो बढ़ा हुआ वोट पूरा आरजेडी में गया होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो बार बार एक प्रश्न आता है कि एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती का, वो दोस्ती कहीं रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रिय दोस्त नीतीश कुमार जी थे, उनको जरूर 2023 से पहले कांग्रेस कंधे में बिठा के घूमी है और आज उनको दुश्मन के रूप में देखा जा रहा। उसी पटना में इंडी गठबंधन का जन्म हुआ और उसी पटना में इंडी गठबंधन दफन हो गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि महागठबंधन की 11 सीटों में सीपीआई लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस कहीं मुकाबले पे हैं और कहीं आरजेडी मुकाबले पे। शक्तिपूर्ण बयान है आपका ठीक है, बस कि एक महागठबंधन वहीं पे उत्पत्ति लिया और वहीं पे समाप्त हो रहा है। अब आप इन आंकड़ों को कैसे मानना है कि यही रियल आंकड़े हैं? मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है कि बिहार के चुनाव जो है महागठबंधन को नई ऊर्जा प्रदान कर दे। एक सेकंड सर, ये ठीक है, सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े, इसको इधर रख देते हैं, लेकिन लालू की विरासत, तेजस्वी यादव का सीएम का चेहरा, उनकी उस लेगेसी को कंटिन्यू करने का उनके पास ये मौका, तेज प्रताप का अलग हो जाना, ये पूरा का पूरा एक जो फ्यूचरिस्टिक लालू की विरासत को आप कैसे बिहार के इलेक्शन में पढ़ पा रही हैं? देखिए, पहले मैंने कई बार बीजेपी के नेताओं से वहां जाकर भी और दिल्ली में भी कई बार सवाल किया कि कब तक ये आप जंगल राज पे चुनाव लड़ेंगे, कुछ नया लेकर आइए, कुछ अपनी बात रखिए। लेकिन जब मैं जमीन पे गई तो पूर्णिमा मुझे समझ आया कि जंगल राज की छाप अभी महिलाओं के और जो लोग थे जिन्होंने देखा है उनके दिमाग के मानस पटल पर जिंदा है, ताजा है, और महिलाओं ने रिजेक्ट किया। मैंने जमीन पे बात की कि नहीं चाहिए पैसा तेजस्वी का, नहीं चाहिए नौकरी तेजस्वी की, हमको जिससे मांगना है मांग लेंगे, लेकिन जो हमने देखा है हमें खुली सांस में हवा लेनी है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 महिलाओं ने ये बात की है कि खुली सांस में हवा लेनी है, बहू बेटी घर से बाहर निकलती है साइकिल में, हमें कोई डर नहीं रहता। तो ये ऐसा क्या किया। और तेजस्वी का चुनाव 2020 का बहुत अच्छा था। इस बार उसने लो लाइन प्ले किया है, अपने यादव मुस्लिम वोटर्स को ये कहा है कि आप बहुत बढ़ चढ़कर हंगामा मत कीजिए, अगर आप ज्यादा मजबूती से पोलराइज होते नजर आए तो दूसरे वोटर ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो कई चीजें ऐसा भी है कि एग्जिट पोल में निकल के नहीं आई हैं, कई यादव मुस्लिम्स बोले नहीं होंगे, इसलिए हो सकता है कुछ साइलेंट वोटर्स, साइलेंट। लेकिन तेजस्वी का एक बार फिर मुख्यमंत्री ना बन पाना उनके पिताजी के कार्यकाल में हुआ जो वो जंगल राज था, करप्शन था, एक बड़ी बात है। और तेज प्रताप आने वाले समय लालू प्रसाद यादव की वो इमेज करेक्शन था, इमेज, और तेज प्रताप जो है वो आने वाले समय में देखिए बीजेपी के संपर्क में है, इतना जो वो खर्च कर रहे हैं जाहिर तौर पे बैक सपोर्ट, एयरपोर्ट पे बड़ी सुखद तस्वीरें दिखी। हाँ, पर तेज प्रताप का खेला आगे और नजर आएगा। लालू की छवि अगर बहुत खराब होती तो फिर 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई नहीं सर, थोड़ी चर्चा, माफी चाहूंगी सर, इसके आगे आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगी। लेकिन आज तो देखिए सुपर एग्जिट पोल का दिन था, नतीजों का दिन अभी बाकी है, इस पर आगे भी चर्चा होगी और जैसे नतीजे नजर आएंगे उसके हिसाब से चर्चा होगी। तो हम भी इंतजार करते हैं 14 तारीख का, आप लोग भी करिए। बिहार में बनेगी किसकी सरकार, ये तस्वीर साफ होगी 14 तारीख को, यानी कि नतीजों के दिन। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।